गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सॉलिड स्टेट की आज की क्लास में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स के अंतर्गत हम पढ़ेंगे अनुचुंबकत्व का लैंगविन सिद्धांत। पिछले लेक्चर में हमने डायमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा था और डायमैग्नेटिज्म की क्लासिकल थ्योरी की हमने स्टडी करी थी। आज हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए जो लैंगविन ने थ्योरी दी उसको हम देखेंगे। ये क्लासिकल थ्योरी है जिसे लैंगविन की काइनेटिक थ्योरी भी कहा जाता है, गत्यात्मक सिद्धांत कहा जाता है। तो देखिए इसके अनुसार क्या होता है। गत्यात्मक सिद्धांत के अनुसार साम्यावस्था में वे परमाणु जिनके चुंबकीय अक्ष थीटा तथा थीटा प्लस डी थीटा के बीच होते हैं उनकी संख्या साइन थीटा डी थीटा के समानुपाती होती है। इसके अनुसार दो पॉइंट्स हैं जिनको हम समझेंगे। तो अगर पदार्थ साम्यावस्था में है तो अगर और चुंबकीय क्षेत्र बी अप्लाई किया जाता है तो देखिए वे परमाणु जिनके चुंबकीय अक्ष मतलब कि जो चुंबकीय आघूर्ण पदार्थ के अंदर होता है, परमाणु एक द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है, तो वो जो द्विध्रुव है उसके मान लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र से वो थीटा कोण पे अलाइंड है। ठीक है, तो थीटा कोण बना रहा है किसी परमाणु का चुंबकीय अक्ष। तो ऐसे मतलब कि जो परमाणु की संख्या होगी, कौन से परमाणुओं की संख्या? उन परमाणुओं की संख्या जिनकी चुंबकीय अक्ष चुंबकीय क्षेत्र से थीटा तथा थीटा प्लस डी थीटा, ये जो इंटरवल बन गया, कितना इंटरवल बन गया? डी थीटा। इंटरवल कितना हो गया? डी थीटा। डी थीटा के बीच होगी, उनकी संख्या साइन थीटा डी थीटा के समानुपाती होगी। ठीक है, थीटा से लेकर थीटा प्लस डी थीटा के बीच में जो एंगल आ रहे हैं उन एंगल्स पर अलाइंड, उन एंगल्स पर झुके हुए परमाणु जो जिनकी चुंबकीय अक्ष झुकी हुई है उन परमाणुओं की संख्या साइन थीटा डी थीटा के अनुक्रमानुपाती होगी। सेकंड है ऊर्जा समविभाजन नियम के अनुसार यू चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा वाले परमाणुओं या चुंबकीय द्विध्रुवों की संख्या समानुपाती होती है एक्सपोनेंशियल माइनस यू ओवर के बी टी। यहाँ पर के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर हम बात कर रहे हैं। यू हो गई चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, किसी पर जिस परमाणु की हम बात कर रहे हैं उसकी चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा की बात हम कर रहे हैं। तो किसी भी परमाणु में जो चुंबकीय द्विध्रुव है उसके अंदर एक स्थितिज ऊर्जा कंटेन होती है कि वो अपनी जिस पोजीशन में रह रहा है, जिस पोजीशन में वो अलाइंड है चुंबकीय क्षेत्र के रिस्पेक्ट में, वो जो एनर्जी उसके अंदर है वो निहित है वो क्या है? उसकी चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा है। तो यू चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा वाले परमाणुओं या चुंबकीय द्विध्रुवों की संख्या, एक पर्टिकुलर वैल्यू यू की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमने मान लिया कि यू चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा जिन परमाणुओं में होगी उन परमाणुओं की संख्या ई की पावर माइनस यू अपॉन के बी टी के समानुपाती होगी। ठीक है, तो इनको दोनों बातों, ये जो गत्यात्मक सिद्धांत है इनको आधार मानते हुए हम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन देखते हैं कि किस तरह से इसका जो चुंबकीय प्रवृत्ति है इसका हमारे पास एक टर्म निकल के आती है। तो देखिए, माना कि जो पदार्थ है उसमें इकाई आयतन में n परमाणु है, कैपिटल N। प्रत्येक एटम का स्थायी चुंबकीय आघूर्ण म्यू है। स्थायी चुंबकीय आघूर्ण क्या है? जो चुंबकीय क्षेत्र लगाने से पहले परमाणु में मौजूद होता है लेकिन इनएक्टिव होता है क्योंकि सभी परमाणुओं की जो चुंबकीय अक्ष है या चुंबकीय द्विध्रुव की डायरेक्शन है वो रैंडमली मतलब यादृच्छिक दिशाओं में झुकी हुई होती है, यादृच्छिक दिशाओं के अनुदिश होती हैं। तो इस वजह से जो ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट निकलता है, चुंबकीय आघूर्ण निकलता है, उसकी वैल्यू 0 हो जाती है क्योंकि हर एक डायरेक्शन में है। तो मान लीजिए प्लस एक्स डायरेक्शन में कोई किसी की चुंबकीय अक्ष है तो हो सकता है दूसरे परमाणु की चुंबकीय अक्ष माइनस एक्स दिशा में, उसकी विपरीत दिशा में है, तो दोनों का ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो देखिए म्यू क्या है? म्यू है पदार्थ का स्थायी चुंबकीय आघूर्ण की अगर ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद अगर हम निकाल रहे हैं तो हमारे पास एक स्थायी वैल्यू निकल के आ रही है, दैट इज म्यू। ओके, अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी है। इससे थीटा कोण बनाते हुए एटम्स या मैग्नेटिक डाइपोल्स की मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, अगर बी फील्ड से थीटा कोण पर झुके हुए एटम्स की पोटेंशियल एनर्जी हम देखें तो यू जो होती है दैट इज इक्विवेलेंट टू माइनस म्यू डॉट बी। डॉट प्रोडक्ट है चुंबकीय आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र का।
तो म्यू तो बता रहा है चुंबकीय आघूर्ण की डायरेक्शन वेक्टर है, और बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। दोनों थीटा कोण बना रहे हैं, दोनों एक दूसरे से किस कोण पर हैं, थीटा कोण पर हैं। तो ये जब हम इसे ओपन करेंगे सो म्यू बी कोस थीटा आ गया। देन अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, अब हम जो ऊपर हमने जो दो सिद्धांत की हमने बात करी है, गत्यात्मक सिद्धांत, जो 2 पॉइंट्स दिए हैं, इन पॉइंट्स को यूज़ करते हैं। तो बी से मतलब चुंबकीय क्षेत्र बी से थीटा कोण पर झुके हुए परमाणुओं की संख्या। तो देखिए इसको हमने dn कहा है, dn की वैल्यू होगी कैपिटल N एक्सपोनेंशियल, इसके अकॉर्डिंग क्या थी कि dn समानुपाती होगा एक तो एक्सपोनेंशियल माइनस यू अपॉन के बी टी के, और dn समानुपाती होगा साइन थीटा डी थीटा के। तो dn की वैल्यू क्योंकि हम टोटल हमारे जो परमाणु हमने लिए हैं इकाई आयतन में वो है n, तो n से मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपोनेंशियल म्यू बी कोस थीटा अपॉन के बी टी साइन थीटा डी थीटा मल्टीप्लाई कर देंगे। इसलिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अनुदिश सभी परमाणुओं के चुंबकीय आघूर्णों के घटकों का औसत कितना होगा। सो म्यू का हमें एवरेज लेना है। सो म्यू का एवरेज होगा 0 to पाई म्यू कोस थीटा डी एन अपॉन 0 to पाई डी एन। ठीक है, तो म्यू कोस थीटा हमने इसलिए लिया है कि बी की डायरेक्शन में हमें क्या लेना है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में सभी परमाणुओं के चुंबकीय आघूर्णों के घटकों का औसत लेना है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में म्यू का घटक कितना होगा, अगर म्यू चुंबकीय क्षेत्र से थीटा एंगल बनाता है तो बी की डायरेक्शन में इसका घटक होगा म्यू कोस थीटा। इसलिए हमने यहाँ पे 0 से पाई एंगल बनाते हुए 0 से पाई में होगा, नीचे देखिए यहाँ से नीचे से लेके ऊपर तक इस डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो ये जो एंगल है दिस इज 180 डिग्री। सो म्यू इसका घटक आएगा म्यू कोस थीटा। सो 0 to पाई म्यू कोस थीटा हो गया, dn से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि इंटरवल कितना है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स विद एंगल थीटा। सो dn है, सो dn से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया 0 से पाई में जितने एटम्स होंगे तो कितने हैं dn। ठीक है, तो इससे डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया घटकों का औसत आ गया म्यू की वैल्यू। सो एवरेज ऑफ म्यू इक्वल्स टू, हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर dn की वैल्यू पुट कर देंगे। फिर यहाँ पर हम म्यू बी ओवर के बी टी को x मान लेंगे। सो एवरेज ऑफ म्यू इक्वलेंट टू 0 to पाई, और n से n नीचे ऊपर कैंसिल हो जाएगा, म्यू कोस थीटा एक्सपोनेंशियल म्यू बी और के बी टी को हम x लिख देंगे, x कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा, नीचे n कैंसिल आउट हो चुका है। सो 0 to पाई एक्स ई रेज टू पावर x कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, फिर यहाँ हम आई मानेंगे, जो नीचे डिनोमिनेटर में जो इंटीग्रेशन है उसको हमने आई एज्यूम कर लिया। देन हमने डी आई ओवर डी एक्स किया, तो देखिए 0 to पाई एक्स पे है तो साइन थीटा डी थीटा वाली टर्म कांस्टेंट रहेगी, एंड ई रेज टू पावर एक्स कोस थीटा का डिफरेंशिएशन होगा। सो दिस इज कोस थीटा ई रेज टू पावर एक्स कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा। देन एवरेज ऑफ म्यू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको इन दोनों जो आई और डी आई ओवर डी एक्स के टर्म में हम लिख देंगे म्यू डॉट डी आई और डी एक्स डॉट 1 अपॉन आई। ठीक है, सिंस अब हम इसमें मानेंगे कोस थीटा को हमने टी मान लिया, अगर एक अनदर वेरिएबल हमने मान लिया टी, तो इसका देखिए डी टी की वैल्यू होगी माइनस साइन थीटा डी थीटा। लिमिट्स भी चेंज होंगी, अगर थीटा 0 है तो टी की वैल्यू 1 होगी, थीटा पाई है जब तो टी की वैल्यू -1 होगी। सो आई इक्वल्स टू +1 to -1 होगा, लेकिन डी टी की जो ये साइन थीटा डी थीटा है इसकी जगह माइनस डी टी लिखेंगे, तो जब माइनस का यूज़ करेंगे तो लिमिट्स इन्वर्स हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा -1 to +1 ई रेज टू पावर एक्स टी इंटू डी टी। ठीक है, इसका हम इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो ई रेज टू पावर एक्स टी अपॉन एक्स, क्योंकि टी के ऊपर है तो एक्स नीचे जाएगा, लिमिट्स है -1 से +1, यहाँ पुट कर देंगे हम टी की जगह पुट करेंगे तो ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये होगी आई की वैल्यू। अब हम इसी का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो सो वी विल गेट डी आई ओवर डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर ये डी आई अपॉन डी एक्स हमने निकाल लिया। सो इन दोनों के वैल्यूज हम पुट कर देंगे एवरेज ऑफ म्यू, देन दिस इज इक्वलेंट टू म्यू मल्टीप्लाइड बाई डी आई अपॉन डी एक्स एंड आई। ओके, सो लास्ट हमारे पास टर्म आएगी दिस वन म्यू, दिस टर्म म्यू डॉट
ई एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है दिस इज ऑफ कोट हाइपरबोलिक एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ये ब्रैकेट में टर्म है। सो ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है इसको हम एल एक्स कह देते हैं, और एल एक्स यहाँ पर एक लैंगविन फंक्शन होता है। इसको लैंगविन थ्योरी थी इसलिए इसने अपने नाम से लैंगविन फंक्शन कहा हमने। सो पदार्थ की चुंबकन तीव्रता, तो आप देख सकते हैं एवरेज ऑफ म्यू की वैल्यू हो गई म्यू डॉट एल एक्स। पदार्थ की चुंबकन तीव्रता एम इक्वल्स टू होती है एन इंटू एवरेज ऑफ म्यू। सो दिस इज इक्वलेंट टू एन, एवरेज ऑफ म्यू की जगह हम पुट करेंगे म्यू एल एक्स। एन म्यू जो होता है वो होता है सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट, दिस इज यू। सो एन म्यू का जो फैक्टर होता है दैट इज एम एस सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन मल्टीप्लाइड बाई एल एक्स इज द लैंगविन फंक्शन। सो एम एस मल्टीप्लाइड बाई कोट हाइपरबोलिक एक्स माइनस वन ओवर एक्स, वेर एम एस इक्वल्स टू एन म्यू सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन हो गया। जो डायग्राम है वो हमें दिखा रहा है कि एक्स के साथ एल एक्स का वेरिएशन किस तरह से होगा। सो ये हमारा एक्स और एल एक्स में रिलेशन, एल एक्स इज कोट हाइपरबोलिक एक्स माइनस वन बाई एक्स। तो एक्स के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए जो एल एक्स की वैल्यूज़ आती है उसके अकॉर्डिंग हमारा ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। देखिए नाउ केस फर्स्ट हम लेते हैं व्हेन म्यू बी इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन फ्रॉम के बी टी। ओके, इसका मतलब ये हमें क्या बता रहा है, म्यू इंटू बी ये हो गई मैग्नेटिक एनर्जी हो गई। एक तरीके से क्या एनर्जी हो गई, मैग्नेटिक एनर्जी। मतलब चुंबकीय द्विध्रुवों का मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अप्रोच करने की एक कैपेसिटी हो गई। ठीक है, ये बता रहा है कि मैग्नेटिक जो मोमेंट हैं आपके परमाणुओं के जो चुंबकीय द्विध्रुव हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जा पाएंगे, कितना जा पाएंगे ये उसकी इंटेंसिटी को बता रही है ना। तो ये उसकी एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी उसमें कितनी है पहुंच अप्रोच करने की। अगर ये एनर्जी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है किससे, के बी टी क्या बता रही है हमें, दिस इज़ द थर्मल एनर्जी। और ये थर्मल एनर्जी एक तरीके से उसको जो चुंबकीय द्विध्रुव है उसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पहुंचने का क्या करती है, अपोज करती है। तो ये एक उसके लिए नेगेटिव एनर्जी की तरह वर्क कर रही है कि ये उसकी लिए डिस्टरबेंस एनर्जी है, उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट करती है कि क्योंकि वो क्या होता है जब थर्मल एनर्जी ज़्यादा होती है, जब हम टेम्परेचर हाई रखते हैं तो एटम्स के मैग्नेटिक डायपोल्स क्या करते हैं, वाइब्रेशन शुरू हो जाता है उनमें, वाइब्रेशन, क्योंकि उनको हीट एनर्जी मिल रही है, थर्मल एनर्जी मिल रही है, तो उसमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो वो अपनी डायरेक्शन के दोनों तरफ क्या करते हैं, वाइब्रेट करना शुरू, ऑसिलेट करते हैं। तो इस वजह से वो पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, मान लीजिए जेड डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, तो जेड डायरेक्शन में अप्रोच नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी मैग्नेटिक एनर्जी कहाँ खर्च हो रही है, वाइब्रेट करने में खर्च हो रही है। तो ये जो एनर्जी होती है के बी टी, अगर ये बहुत कम रख रहे हैं हम, मतलब म्यू भी ज़्यादा है, मैग्नेटिक एनर्जी ज़्यादा है, सो दैट इज एक्स इज ग्रेटर देन वन होगा। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इज ग्रेटर देन टेम्परेचर होगा। फॉर एक्स इज ग्रेटर देन वन के लिए एल एक्स की वैल्यू जो हमारा फंक्शन है कोट हाइपरबोलिक एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू वन व्हेन एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन वन। सो लैंगविन फंक्शन हैज़ द वैल्यू वन। सो m इक्वल्स टू एम एस। तो देखिए हमारे फॉर्मूले से जब एल एक्स की वैल्यू वन हो जाएगी तो m की वैल्यू क्या हो गई इक्विवेलेंट टू सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। तो प्रबल क्षेत्र तथा निम्न ताप पर चुंबकन तीव्रता क्या हो जाती है, संतृप्त अवस्था में रहती है। अब आप इस सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन का या संतृप्त चुंबकीय क्षेत्र का मतलब समझिए। क्या होता है कि जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, जितना ज़्यादा हम मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते जाएंगे, हमने एक बहुत मिनिमम वैल्यू का से स्टार्ट किया मान लीजिए, तो क्या होता है कि जिस डाइपोल की मैग्नेटिक एनर्जी, अनाइसोट्रॉपी एनर्जी ही म्यू भी होती है, ये होती है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपनी डायरेक्शन को करने की कैपेसिटी। तो जिस डाइपोल में मैग्नेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, हाई होगी, वो इजीली अपनी डायरेक्शन को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर लेगा। ठीक है, लेकिन जिस डाइपोल में बहुत वीक एनर्जी है उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से मिलेगी।
अब हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो नंबर ऑफ डायपोल्स जो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ रहे हैं उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। अब क्या होता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक पर्टिकुलर वैल्यू पे पहुंच जाती है, जब सारे के सारे एटम्स के डायपोल्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाते हैं, उससे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड हम लगा भी दें तो भी क्या रहेगी, वैल्यू उतनी ही रहेगी। तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू स्थिर हो गई, स्थायी अवस्था में आ गई। उससे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई भी कर दें तो भी क्या होगा, हमें वैल्यू तो उतनी ही मिलेगी क्योंकि एटम्स उतने ही थे और सबकी डायपोल्स की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पहुंच चुकी है, उससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो इसे कहते हैं कि संतृप्त अवस्था आ चुकी है, इससे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट हमें नहीं मिलेगा। सो दिस इज कॉल्ड द सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। तो जब म्यू बी ग्रेटर देन के बी टी का मतलब हो गया कि चुंबकीय क्षेत्र प्रबल है, हाई वैल्यू है और टेम्परेचर की वैल्यू कम है। यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड तो बढ़ा दूँ, लेकिन अगर टेम्परेचर भी साथ में बढ़ा दूंगी तो क्या होगा कि थर्मल एनर्जी उसको डिस्टर्ब करेगी, उसकी डायरेक्शन को वापस क्या करेगी, किसी दूसरी डायरेक्शन में, क्योंकि वो वाइब्रेट करेगा तो हमें एक नेट वैल्यू नहीं मिलेगी, हमें एक स्थायी वैल्यू नहीं मिलेगी। तो वो वैल्यू जो है संतृप्त मैग्नेटाइजेशन से थोड़ी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने टी को बहुत कम रखा है। सेकेंड केस है when mu b is less than kbt, जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम है, अनिसोट्रोपी एनर्जी की वैल्यू कम है और टेम्परेचर की वैल्यू हाई है। इन दिस केस x इज़ वेरी वेरी लेस देन 1। कोट इस केस में जो लैंग्विन फंक्शन है उसकी वैल्यू देखिए क्या आएगी, क्योंकि कोट हाइपरबोलिक x की जो अगर हम एक्सपांड करते हैं तो वैल्यू आती है 1/x प्लस x/3 एंड हायर टर्म्स ऑफ x को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं बिकॉज x इज़ वेरी वेरी लेस देन 1। तो ये बहुत ही मिनिमम वैल्यू होगी, बहुत ही लेस वैल्यू है, इसलिए हम हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देंगे, ये सिर्फ दो टर्म्स हम रखेंगे। तो m की वैल्यू होगी ms मल्टीप्लाई बाई लैंग्विन फंक्शन होता है। सो दिस इज 1/x प्लस x/3 माइनस 1/x, तो केवल x/3 का फैक्टर बचेगा। इसको ms की वैल्यू हम पुट कर देते हैं n म्यू एंड x की वैल्यू पुट कर देते हैं म्यू b/3 के बी टी। ओके, सो m की वैल्यू हमारे पास होगी n म्यू स्क्वायर b/3 के बी टी। चुंबकीय प्रवृत्ति ससेप्टिबिलिटी काई की वैल्यू होती है m/h, कि जो अप्लाइड चुंबकीय क्षेत्र है उसके रिस्पेक्ट में कितनी उसकी चुंबकन तीव्रता है। ओके, कितनी चुंबकन तीव्रता है उसके अंदर, तो कितनी मतलब खुद के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में अपनी डायरेक्शन को करने की कैपेसिटी है। ओके, सो H इक्वल्स टू होता है B/μ0, क्योंकि हम ये सब बात एक वैक्यूम ऐसे ओपन स्पेस में कर रहे हैं। सो μ0 m/b, μ0 m की वैल्यू पुट कर देंगे हम n म्यू स्क्वायर, b से b कैंसिल हो जाएगा, नीचे हो गया 3 kbt। ओके, तो t को छोड़ के डिनोमिनेटर में जो t है उसको छोड़ के जो भी वैल्यू बच रही है उसे हमने कह दिया c। काई इक्वल्स टू μ0 n म्यू स्क्वायर अपॉन 3 kb, यहाँ पर इस एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसको हमने कहा है c, तो c/t। तो आप यहाँ से देख सकते हैं क्योंकि μ0 कांस्टेंट है, n की वैल्यू कांस्टेंट होती है, म्यू की वैल्यू क्योंकि एक क्या है स्थायी चुंबकीय आघूर्ण है, ये इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है, के बी टी की वैल्यू भी कांस्टेंट है क्योंकि सॉरी के बी की वैल्यू कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है। यहाँ पर जो काई है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की। द काइनेटिक थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म ऑफ लैंग्विन इज सक्सेसफुल टू एक्सप्लेन। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया कि जब म्यू भी कम है और थर्मल एनर्जी ज़्यादा है उस केस में काई इक्वल्स टू c/t होती है। ये एक क्यूरी कांस्टेंट कहलाता है, सी यहाँ पर क्या कहलाता है, क्यूरी कांस्टेंट कहलाता है। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का बिहेवियर को हम इसी फॉर्मूले से एक्सप्लेन करते हैं। तो ये जो थ्योरी है ये क्लासिकल थ्योरी है, लैंग्वी ने दी थी, और ये कुछ मटेरियल्स की जो चुंबकीय व्यवहार है, अनुचुंबकत्व का व्यवहार है, उनको समझाने में सफल रहे, लेकिन कुछ को समझाने में असफल भी रहे। संकुचित व शीतल गैसेज, अनुचुंबकीय पदार्थ के सांद्र विलयन, ठोस तथा क्रिस्टल में इकाई की टी पर निर्भरता, इन कुछ पॉइंट्स पर यहाँ पर ये फेलियर का सामना करना पड़ा। इनके कुछ डिमेरिट्स हैं
जैसे कि सभी एटम्स का मैग्नेटिक मोमेंट सेम नहीं होता। इन्होंने क्या माना था कि सभी एटम्स का मैग्नेटिक मोमेंट्स इन्होंने सेम माना था, बल्कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स की स्थिति पर निर्भर करता है। जब स्थायी चुंबकीय आघूर्ण वाले एटम्स को वीक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो एटम एक्सटर्नल फील्ड से थीटा एंगल बनाते हुए लैंगविन थ्योरी के अनुसार स्वयं नहीं रह पाता है। ठीक है, स्वयं नहीं रह पाता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं इनकी वजह से ये पूरी तरह से सक्सेस हासिल नहीं कर पाए, कुछ कमियां रही। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम क्वांटम थ्योरी देखेंगे पैरामैग्नेटिज्म की। ठीक है, थैंक यू।